कार्डियक फिजियोलॉजी में आगे बढ़ते हुए हम लोग अभी जो है रेजिस्टेंस प्रेशर फ्लो के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अब असल में तो ये काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें एज सच कोई डिफिकल्ट एरिया नहीं है कि हम इसको अलग से स्टडी करें, लेकिन कुछ पैथोलॉजीज़ हैं जिनसे ये रिलेट करता है, तो इनको देखना बहुत ज़रूरी हो। अब इन इक्वेशंस को देखने से पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग कुछ इन नोट्स के ऊपर ध्यान दें जो यहाँ पे इन्होंने किताब में लिखे हुए हैं। तो क्यू जो है वो बेसिकली आपका फ्लो है, और जो कैपिटल आर है वो आपका रेजिस्टेंस है, और जो स्मॉल आर है वो आपका रेडियस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल समझा देता हूँ कि अगर ये एक वेसल का ल्यूमेन है, और फिर एक ये ल्यूमेन है वेसल का, तो फ्लो जो है वो किस वेसल में ज़्यादा होगा, किस वेसल में ज़्यादा स्मूथ होगा, किस वेसल में बेसिकली जो फ्लो की क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर। तो आप खुद समझ सकते हैं कि फ्लो की क्वालिटी यहाँ भी बेहतर होगी, यहाँ फ्लो की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो ज़्यादा। तो क्योंकि एरिया ज़्यादा मिली हुई है ब्लड को फ्लो करने के लिए, तो क्वालिटी फ्लो की अच्छी होगी। रेजिस्टेंस दरअसल कम होगी यहाँ, क्योंकि वॉल्स खुले खुले हैं तो कुछ रेजिस्ट कर नहीं रहा ब्लड को, इसलिए रेजिस्टेंस यहाँ पे कम होगी। रेजिस्टेंस अलबत्ता यहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो वेसल है उसके वॉल्स खुद ही इतने नैरो हैं कि ब्लड के फ्लो को रेजिस्ट करेंगे, और फ्लो भी जो है वहाँ पे कम होगी। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप तो आप समझ गए कि किसी किस किससे होगी। अगर फ्लो की हम बात करें तो इसकी रेडियस से होगी, और रेजिस्टेंस की इनवर्स रिलेशनशिप होगी रेडियस के साथ। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये जो नोट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि कैपिलरीज जो है वो टोटल सबसे हाईएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कैपिलरीज का होता है, और लोएस्ट वेलोसिटी कैपिलरीज की होती है। तो जिस तरीके से कैपिलरीज बहुत छोटी वेसल्स होती है, तो आपको पता है कि क्योंकि उनका रेडियस छोटा होता है तो फ्लो कम होगा उनका, जैसे कि हमने अभी अंदर रिलेशनशिप देखी। दूसरी बात यह है कि क्योंकि कैपिलरीज बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये बनाऊँ, आपका समझो ये एओर्टा है, और ये छोटी छोटी आपकी कैपिलरीज है। तो दर हकीकत में इस एरिया में सिर्फ एक वेसल एओर्टा की आई है, और इस एरिया में हम लोग बहुत सारी कैपिलरीज को जमा कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिकली, या अगर हम कहें रियलिटी में, ज़्यादा एरिया जो क्रॉस की हुई है वो कैपिलरीज ने की हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो कैपिलरीज ने संभाली हुई बॉडी में। इस वजह से कैपिलरीज क्योंकि ज़्यादा एरिया संभालती है, ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया संभालती है, और कैपिलरीज का क्योंकि रेडियस भी सबसे छोटा होता है, तो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो कैपिलरीज का होता है। तो कैपिलरीज का जो कैपिटल आर होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा, और जो रेडियस होगा वो सबसे कम होगा, और जो एरिया होगी, अगर मैं एरिया को ए से करूँ तो उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो ये एरो क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कैपिलरीज को लेके। ये स्टेप 1 में इस तरह के सवाल आए, बेसिक साइंसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर। अच्छा, तो ये कैपिलरीज की बात हो गई। अब यहाँ पर उन्होंने प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में कहा गया है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जो है वो फ्लो करता है ब्लड, जो कि एक रूल है कि हाई टू लो सारे फ्लूइड्स फ्लो करते हैं। द पाथवे ऑफ द लीस्ट रेजिस्टेंस जो है वो बताते हैं। आर्टीरियोल्स जो है वो ज़्यादातर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, और वेन्स जो है वो कैपेसिटेंस प्रोवाइड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपसे पिछली वीडियोस में भी कहा है कि वेन्स जो है उनका ध्यान कैपेसिटी पे होता है, प्रीलोड पे होता है, और आर्टीरियोल्स का ध्यान जो होता है वो आफ्टर लोड पे होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आर्टीरियोल्स का जो ध्यान होता है वो ज़्यादा जो अफेक्ट होता है वो आफ्टर लोड के ऊपर होता है, और वेन्स का जो अफेक्ट होता है वो कैपेसिटी पे होता है, और प्रीलोड के ऊपर होता है। तो प्रीलोड अगर आपको अफेक्ट करना है तो वेन्स, जो वेनोडायलेटर्स होते हैं, जो नाइट्रेट्स होते हैं आपके, आपने उनको उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने आफ्टर लोड को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, तो आपने जो है वो आर्टीरियोलर डायलेटर्स को ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देना है। जैसे हाइड्रोलाइसिस हो गया तो वो आर्टीरियोल्स को स्पेसिफिकली डायलेट कर।
ब्लड प्रेशर इमरजेंसीज़ में जो है हम हाइड्रोलिज़िन पे ध्यान देते हैं, दूसरी लाइकोपेप्टाइड वगैरह पे ध्यान देते हैं। लाइकोपेप्टाइड दोनों को करता है, क्योंकि बॉडी में उस वक़्त वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो वो दोनों को करता है। तो ये फार्माकोलॉजिक एजेंट्स के साथ आपने ये कॉन्सेप्ट जो है इसको मिला के लेके चलो। विस्कोसिटी का एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। विस्कोसिटी गाढ़ेपन को कहते हैं कि ब्लड कितना गाढ़ा है, कितना थिक है कंसिस्टेंसी में। और विस्कस ब्लड जो होता है उसकी जो स्पीड होती है, इसका जो फ्लो होता है वो स्लो होता है, स्लो स्पीड में वो फ्लो। गाढ़ापन आपके हेमाटोक्रिट के ऊपर डिपेंड करेगा ज़्यादा, कि अगर ब्लड में हेमाटोक्रिट बेसिकली होता है कि आपके पूरे ब्लड के अंदर सेल्स कितने हैं, कि अगर आपका पूरा ब्लड है इस कंटेनर में, या आपका ब्लड है तो उसमें सेल्स कितने हैं, जो आरबीसीज है वो कितने हैं। तो पैक्ड रेड सेल्स जो होते हैं, जो हेमाटोक्रिट इसको पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहते हैं, इसके ऊपर जो है आपकी विस्कोसिटी डिपेंड करती है। इसलिए पॉलीसाइथीमिया में आपकी विस्कोसिटी एक्स बड़ी हुई होती है। और ये हाइपर प्रोटीनेमिक स्टेट्स के अंदर भी बड़ी हुई होती है, जैसे मल्टीपल माइलोमा हो गया और पॉलीसाइथीमिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बड़ी भी होगी। और एनीमिया में ये कम होगी, कि एनीमिया में हमारे आरबीसीज कम हो जाएंगे, तो ये एनीमिया में कम हो। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हम लोग विस्कोसिटी को क्यों पढ़ रहे हैं, लाइक विस्कोसिटी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कॉन्सेप्ट में। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पहले तो हमने देख लिया कि कुछ पैथोलॉजीज में इसका रोल आता है, ऊपर से ये कुछ सिम्टम्स देती है। जैसे कि इसको जो है हम ये कह सकते हैं कि हाई प्रेशर सिम्टम्स देते हैं, ये हाइपर विस्कस सिम्टम्स होते हैं इसके। किसी भी जगह पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन कराने के सिम्टम होते हैं इसमें। तो सारे तौर पे फिंगर्स पे रेन और फिनोमिना हो सकता है, फिंगर्स पे पेन हो सकता है, या टोस के ऊपर पेन हो सकता है। ये हो सकता है कि आईज में ब्लरिंग हो सकती है, विजन के चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे बॉडी में एंड टर्मिनल वेसल्स है। टर्मिनल वेसल्स का मतलब होता है कि जहाँ पे अलग से ब्रांच, इनकी मजीद कोई ब्रांच नहीं निकलती, वो आखिरी ब्रांच है। तो वहाँ पे क्या होगा कि ब्लड जमा होने लग जाएगा, वो गाढ़ा होगा तो उसका फ्लो नहीं होगा ज़्यादा, तो वहाँ पे अक्सर ब्लड जमा होने लग जाता है, और ये हाइपर विस्कस जो है वो सिम्टम्स देना शुरू हो जाता है। तो हाइपर विस्कस सिम्टम्स आते हैं तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं, ब्लरिंग हो जाती है, और पेन होने लगता है, टिंगलिंग होने लगती है, रेनॉल्ड फिनोमिना आ सकता है, कलर चेंज होता है फिंगर्स का। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है कि विस्कोसिटी का यहाँ पे काफ़ी रोल होता है। और हाइपर आईजीएम सिंड्रोम जो होता है वॉल्डनस्टोन मैक्रोग्लोबिनीमिया में, इसमें भी आपका जो है रोल होता है। इसमें ब्लड विस्कस हो जाती है, इसमें सिम्टम्स आते हैं, तुम पैथोलॉजी में देखेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे, ये फार्मूलाज एज सच ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको इनकी रिलेशन मैंने आपको बता दी। तो ये मैंने आपको बता दी। जो फ्लो है, जो क्यू है, वो फ्लो रेट है, उसमें फ्लो वेलोसिटी भी है, क्रॉस सेक्शन एरिया में, दोनों उसके अंदर जो है वो इंक्लूड है। इसमें वेल बेसिक आपका फिजिक्स का फिनोमेना दिया हुआ है कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है ऐड करने से, और पैरेलल में जो होती है वो कम होती जाती है। तो इसलिए कैपिलरीज की जो अरेंजमेंट होती है वो ज़्यादातर पैरेलल होती है, ताकि जो रेजिस्टेंस है वो कम होती जाए बॉडी में। वैसे एक इंडिविजुअल कैपिलरी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में एक इंडिविजुअल कैपिलरी देगी। तो इस वजह से, क्योंकि ब्लड का फ्लो बरकरार रहे और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया भी अकोमोडेट हो, अब क्योंकि हर जगह पे कैपिलरीज दे देंगे तो एरिया तो अकोमोडेट आपकी हो जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा कि फ्लो कम हो जाएगा। इसलिए इसका एक सोल्यूशन ये है कि हम लोग जो है वो कैपिलरीज को पैरेलल में जो है इनको अरेंज कर देते हैं। पैरेलल में अरेंज करने से ये होता है कि रेजिस्टेंस जो एक कैपिलरी की होती है वो कम होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होती है सर्किट की, वो इट इज़ लेसर देन द सिंगल कैपिलरी, यानी कि एक कैपिलरी से भी कम है। तो जितनी आप कैपिलरीज डालते जाओगे उनकी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, जो फ्लो को हमें बेनिफिट दे, और हम लोग एरिया भी साथ साथ कवर कर लेंगे। तो ये बेसिकली नेचुरल एक फिनोमेना बताया हुआ है। यहाँ पे कुछ कर्व्स दिए हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट, इनके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्व्स ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं। हम देख लेते हैं, क्योंकि सारे सेम ही है तकरीबन, तो किसी एक की आप वर्किंग आपको पता चल जाए तो बाकी सबसे भी पता चल जाए। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि कार्डिक आउटपुट जो है यहाँ पे वाई एक्सिस पे दिया हुआ, और आर्टीरियल रेजिस्टेंस फॉर आर्टीरियल प्रेशर जो है यहाँ पे दिया हुआ है एक्स एक्सिस। अब हमें ये यहाँ पे ये
वर्किंग यहाँ पे शो की हुई है कि अगर आप आइनोट्रोपी बढ़ाते हैं तो उसका कर्व कैसे चेंज होता है, अगर आप आइनोट्रोपी कम करते हैं तो कर्व कैसे चेंज होता है। यानी कि आइनोट्रोपी बेसिकली जो होता है वो उनके कंट्रैक्शन स्ट्रेंथ को बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है अलग अलग सिचुएशन में जिनको उन्होंने 1-2 लेवल किया हुआ है, और उनको एक्सप्लेन इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है कि राइट एट्रियल प्रेशर को और उसका कार्डिक आउटपुट को, वेनस रिटर्न को किस तरीके से ये एग्जाम्पल जो चेंज करते हैं। तो हम जो है डायरेक्ट इन्हीं को देख लेते हैं और कर्व जो है वो इन्हीं के ऊपर कोरिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो सही बात होगी। तो आइनोट्रोपी बेसिकली आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी की जो क्वालिटी है, जो स्ट्रेंथ है, उसकी चेंज को कहते हैं। और कोनोट्रोपी जो होती है बेसिकली वो आपकी कंट्रैक्शन की स्पीड को, उसके रेट को कहता है। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी चेंज करेगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपका चेंज करेगा, जो पिछली वीडियो में, सबसे पहली वीडियो में मैं देखा था। और स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज करेगा तो जाहिर सी बात है कार्डिक आउटपुट भी चेंज करेगा, वेनस रिटर्न भी चेंज करेगा, और राइट एट्रियल प्रेशर भी जो है चेंज होगा साथ साथ। यहाँ पे वही सारे एग्जांपल दिए हुए हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ाते हैं, या फिर वो फार्माकोलॉजिक एजेंट है जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं, वो ही इनको इनको चेंज करेंगे। सारे वही जो हमने डिस्कस किए थे कि कैसे कोलमीन्स कैसे सिंपैथेटिक सिस्टम को बढ़ाते हैं, दो विटामिन कैसे जो है ये बीटा 1 रिसेप्टर्स को जो है वो टारगेट करता है। तो बीटा 1 हार्ट में होता है तो ये इनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। डाइजॉक्सिन अगेन एक फार्माकोलॉजिक एजेंट, इसकी वर्किंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये बेसिकली आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, कैल्शियम को बढ़ाता है अंदर। तो ये सारी मैं फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। हार्ट फेलियर में ये सारी जो है ऑपोजिट हो जाएंगी जब भी डिक्रीज होगा हार्ट फेलियर, नारकोटिक ओवरडोज, सिम्पथेटिक इनहिबिशन। बेसिकली इन सब में सिम्पथेटिक इनहिबिशन हो रही है, और जो ऊपर वाले सारे इनके अंदर एक्टिवेशन हो रही है। ये आपने याद रखना है। वेनस रिटर्न कैसे चेंज होता है, आप बॉडी को फ्लूइड दे दे, वेनस रिटर्न चेंज हो जाएगा। आप सिम्पथेटिक एक्टिविटी बढ़ा दे, वेनस रिटर्न चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये चेंज कैसे होगा, आपने वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया, उनकी कैपेसिटेंस खत्म हो गई, उनके अंदर जो वॉल्यूम था वो हार्ट के अंदर आ गया, तो वेनस रिटर्न बढ़ गया। ये टू अ सिंगल पॉइंट ये चेंज होता है, ये इंडेफिनिटली चेंज नहीं होता, ये किसी एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। आर्टरी और वेनस शंट का मतलब ये है कि डायरेक्ट आर्टरी से वेन में आ रही है, सिर्फ आर्टरी है, यहाँ से डायरेक्ट वेन के अंदर आ रही है, किसी कैपिलरी के थ्रू नहीं जा रही, किसी आर्टरी के थ्रू नहीं जा रही, तो रेजिस्टेंस उनको मिलेगा ही नहीं। तो ये हाई स्पीड में जो है वो ब्लड आती रहेगी, और ये हार्ट के ऊपर लोड पड़ेगा कि हाई स्पीड में ब्लड आ रही है। कैपिलरीज बेसिकली ट्रैफिक स्टॉक की तरह काम करती है, वो स्पीड को, फ्लो को मेंटेन करती है, गैसियस एक्सचेंज को मेंटेन करती है। कैपिलरीज की जो कैपिलरीज की स्टेज पर जाके एक्सचेंज होता है, गैसेस का टिश्यू परफ्यूज होता है। आर्टरीज जो होती हैं उनसे टिश्यूज परफ्यूज नहीं होता। आर्टरीज जब डिवाइड करती है कैपिलरीज में, वही टिश्यू को परफ्यूज करती है। तो जब वो कैपिलरीज को आप बाईपास कर दोगे, डायरेक्ट वेनस सिस्टम में चले जाओगे, तो एक तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होगा, दूसरी बात ये कि हार्ट के पास जिस स्पीड से ब्लड वापस आ रहा है वो बढ़ जाएगा, तो हाई और कार्डियक आउटपुट फेलियर इससे हो सकता है। ये बेसिकली वही चीज़ें, अगर अगर हैमरेज हो जाए तो आपका आउटपुट जो है ना कम हो जाएगा। सब पहले चेंज कर दे तो ये बेसिकली वो सारी चीज़ें। ठीक है, टोटल बेनिफिट रेजिस्टेंस हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं सेकंड वीडियो में, तो ये आपने लाजमी वहाँ पे देखना है, ये सारे फैक्टर्स जो है वो एक्सप्लेन हो चुके हैं उसके अंदर। और ये ग्राफ बस उसी को ही ज़्यादा कर रहे हैं हम, उसमें स्टार्लिंग कर्व जो है डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके अंदर मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें ये सारी एक्सप्लेन की हुई थी। अच्छा जी, अब प्रेशर वॉल्यूम लूप के ऊपर हम आ जाते हैं। प्रेशर वॉल्यूम लूप जो है वो